नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन रासायनिक वर्गीकरण और उनके कार्य। यानी हम क्या करेंगे, हार्मोन के जो रासायनिक संगठन है, केमिकल नेचर है, उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण करेंगे और अंत में उसके कार्य के भी बारे में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हार्मोन के बारे में हम सभी को पता है, हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी रासायनिक रूप में होते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचाते हैं। और उसके साथ ही हमें पता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन जो है उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनकी थोड़ी बहुत मात्रा ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो मैसेज लेकर जाते हैं वो काफी होती है। तो ये सभी तो आपको पता है हार्मोन के बारे में। हार्मोन को हम दो भागों में बांट सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो। एक तो हम कह सकते हैं वसा में घुलनशील और एक हम कह सकते हैं जल में घुलनशील। तो यहाँ पर घुलनशील और लिख देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब ये जो वसा में घुलनशील, सबसे पहले हम वसा में घुलनशील की बात कर लेते हैं। वसा में घुलनशील बहुत सारे होते हैं, जैसे कंजुगेटेड, सिंपल, फैटी ऑयल्स, सॉरी फैटी जो होते हैं, वसा ऑयल वाली होती हैं और एक स्टीरॉइड्स होती हैं, वो सभी आती है वसा घुलनशील में। तो मैंने कौन कौन से बताए, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड हार्मोन, सिंपल हार्मोन, फैटी और एंड ऑयली हार्मोन, और उसके साथ ही जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी वसा में घुलनशील होते हैं और वो हार्मोन के एक प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मेन टॉपिक आता है, बड़ा वाला जो वर्गीकरण आता है, वो है हमारा स्टेरॉइड्स। वैसे तो मेन रूप से स्टेरॉइड हमारे शरीर में पाया जाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें केमिकल नेचर में थोड़ा चेंजेस आ जाता है और उसके कारण जो स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड हैं, अब ये एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कारण हमारे जो स्टेरॉइड्स हैं वो बन जाते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल को हम किसका, स्टेरॉइड्स का जन्मदाता कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जनक कोलेस्ट्रॉल। अब इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल के केमिकल नेचर में चेंजेस आकर जितने भी हार्मोन बनते हैं वो सभी स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स की हमने संरचना की बात की है, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। दो जो रिंग होती हैं वो तो नीचे होती है और दो रिंग ऊपर लगी हुई होती हैं। इसमें आपको याद रखना है, ऊपर वाली जो दो रिंग होती है उसमें एक ये लास्ट वाली रिंग जो है वो छोटी होती है, उसमें केवल 5 बॉन्ड ही होते हैं। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, जो स्टेरॉइड है वैसे इसके भी आगे होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर तो यही होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केवल ये पढ़ा है कि हार्मोन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो ऐसे हार्मोन जो वसा में घुलनशील हो यानी लिपिड में सोल्यूबल हो, और दूसरे ऐसे जो जल में घुलनशील हो। और तो थोड़ी बहुत हमने बात की है वसा घुलनशील की, यानी लिपिड सोल्यूबल की। तो इसमें हमने बहुत सारी प्रकार पढ़ लिए, लिपिड सोल्यूबल में बहुत सारे आते हैं, जैसे सिंपल, कॉन्जुगेटेड, फैटी ऑयल्स, और ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो सारे वसा घुलनशील में आते हैं। तो ऑयल और फैट तो आपको पता ही है वो वसा होते हैं, लिपिड होते हैं, तो वो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। और उसके साथ ही आपको याद रखना है सिंपल, कॉन्जुगेटेड और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी वसा घुलनशील में आते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ी श्रेणी है स्टेरॉइड्स, वो हम बात कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स जो हैं वो बने किससे होते हैं, अगर हम बात करें तो वो बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। यानी हमें पता है हमारे शरीर में मेनली जो स्टेरॉइड्स पाया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के कारण ही, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो केमिकल नेचर होता है उसमें ही थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और स्टेरॉइड बन जाता है। तो ये हम कह सकते हैं स्टेरॉइड का जनक किसे कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है। अब एक बार बात की हमने स्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की। दो तो कमरे मान लो नीचे होते हैं और दो कमरे ऊपर होते हैं। तो जो ऊपर वाला जो रिंग होती है उसमें एक रिंग छोटी होती है, यानी ऊपर का जो कमरा है वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये काम आएगी।
स्टीरॉयड की। तो अभी याद कर लो, कोलेस्ट्रॉल की जो सॉरी स्टीरॉयड की संरचना कुछ इस तरह की होती है। दो नीचे बड़े कमरे होते हैं और उनके ऊपर दो कमरे होते हैं, और उसमें से एक जो होता है कमरा वो छोटा होता है। अभी तक केवल हमने यही बात की है। अब जो वसा घुलनशील होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, यानी अगर स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे अंडाशय से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, जैसे इंग्लिश में नाम लिख लें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पर इसका नाम देखिए एस्ट्रोन, और ये है स्टीरॉयड। तो ये कुछ सेम सेम नहीं लग रहा है, स्टीरॉयड और प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन और स्टीरॉयड। तो ये जो दोनों हैं जो अंडाशय से निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों होते हैं स्टीरॉयड। इसमें आपको याद रखना है स्टीरॉयड कौन कौन से होते हैं, जो भी सेक्स हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं। जैसे हमने अंडाशय की बात कर ली, अब आगे चलते हैं हम वृषण पर। तो वृषण से जो टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं वो भी कैसे होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग लिख ले तो इसमें भी आ रहा है स्टीरोन और ऊपर है स्टीरॉयड। तो ये भी कुछ कुछ सेम लग रहे हैं, नाम से भी पता चल जाएगा आपको। ये जो होते हैं हार्मोन ये स्टीरॉयड होते हैं। और या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो लैंगिक हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, वो सभी स्टीरॉयड्स होते हैं। तो दो तो लैंगिक हार्मोन ये हो गए, और उसके अलावा अभी हमने बात की है थोड़े दिन पहले ही, जब हमने अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ा, तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि एक और सेक्स हार्मोन निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, जैसे यहाँ कर हम बात करें, ये मान लो अधिवृक्क ग्रंथि है, तो इससे बीच में यहाँ पर मेडुला होता है, ये सभी आपको पता है। इसमें 3 लेयर होती है, ये जो कोर्टेक्स भाग है, इसको हमने याद कैसे किया था, GFR। तो ये जो अंदर वाली रेटिकुलेरिस होती है, इससे भी एक सेक्स हार्मोन निकलता है। ये कौन सा निकलता है, एंड्रोजन। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीनिंग लिख रहा हूँ ताकि उसके थोड़ी थोड़ी मैच हो जाए। तो ये जो एंड्रोजन है ये भी एक सेक्स हार्मोन है, तो ये भी कैसा होगा, स्टीरॉयड होगा। अभी हमने बात की जो भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो सभी स्टीरॉयड होते हैं, और हमें पता है ये जो टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरोन, ये जो सभी होते हैं ये एंड्रोजन के अंतर्गत ही आते हैं। यानी एंड्रोजन भी कैसा होता है, स्टीरॉयड होता है। उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है यहाँ पर, कोर्टिसोल, ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये जो सारा मेडुला को छोड़ दो, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके अंदर बीच में जो मेडुला है उसको छोड़ दो, बाहर का जो सभी कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स की तीनों लेयर हैं, उससे जो हार्मोन निकलता है वो सभी स्टीरॉयड होते हैं। जैसे अंदर का तो हमको पता है एंड्रोजन है, वो एक सेक्स हार्मोन है, तो वो तो हो गया स्टीरॉयड। और जो बीच की लेयर होती है कोर्टिसोल, वो भी एक स्टीरॉयड होता है। और बाहर की जो लेयर होती है उससे निकलता है एल्डोस्टीरोन। तो ये तो नाम से पता चल रहा है स्टीरोन, और यहाँ पर स्टीरॉयड, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, ये तो वैसे भी देखते ही याद हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है ये जो कोर्टिसोल होती है ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन आता है, एक तो आते हैं सारे सेक्स हार्मोन, उसके अलावा जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसका जो कोर्टेक्स पार्ट है, बाहर का पार्ट है, उसके जो भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे आते हैं स्टीरॉयड। यानी हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इन्हें दो तरीके से याद कर सकते हो, 2 वर्ड याद करने हैं, एक तो सारे सेक्स हार्मोन, उसके अलावा जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसका जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वो सारा स्टीरॉयड ही हार्मोन होता है। तो ये तो याद हो जाएगा, मेरे को लगता है स्टीरॉयड आपको याद हो भी गया होगा कि स्टीरॉयड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके जनक क्या होते हैं। अगला जो लिपिड सोल्यूबल है वो है आइडो, यहाँ पर लिख लेते हैं, इंग्लिश में मीनिंग लिखते हैं तो उससे थोड़ा मैच कर जाता है, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो स्पेलिंग है वो आपस में मिलती हुई नहीं लगती हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं आइडो थायरोनिन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है आइडोथायरोनिन, यानी ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है, थायरोसिन से रिलेटेड है। थायरोसिन अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है थायराइड ग्लैंड वाली देखी है तो आपको जरूर पता होगा थायरोसिन क्या होता है।
और अगर आपको पता है थायरोसिन क्या होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर ये जो थायराइड जो आइडोथायरोनिन है ये थायरोसिन से रिलेटेड है, और उसके अलावा इसमें आइडो और जुड़ा हुआ है यानी आयोडीन से भी रिलेटेड है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, आइडोथायरोनिन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम थायरोसिन बना लेते हैं। यहाँ पर थायरोसिन, थायरोसिन से ही बनता है ये जो थायरोसिन आइडोथायरोनिन है इसके अंतर्गत T3 और T4 हार्मोन आते हैं। और ये आपको पता है T3 और T4 हार्मोन किससे बनते हैं, थायरोसिन से बनते हैं, यानी आइडोथायरोनिन का जन्मदाता भी हो गया थायरोसिन। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अलग कलर यूज कर लेते हैं। तो ये जो थायरोसिन है इसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल यहाँ पर ये अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला ये सभी में जुड़ा होता है अमीन ग्रुप। ये तो इसके नीचे आपको क्या करना है, CH2 लगाना है, उसके नीचे एक बेंजीन रिंग लगानी है और उसके नीचे OH लगाना है। तो सिंपल सा ये काम करना है। ये जो एमीन ग्रुप होता है ये ऊपर वाला ये लगाना है, ये सभी में आएगा। एमीन जो होते हैं उनमें सभी में ये कॉमन होता है। उसके अलावा थायरोसिन में क्या होता है, नीचे CH2 लगा होता है, उसके नीचे बेंजीन रिंग होती है और जो हाइड्रोक्सी समूह है OH है वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो हो गया हमारा थायरोसिन। अब इसमें जुड़ा हुआ है आइडो समूह और यानी आयोडीन है वो भी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर हम आयोडीन जोड़ देते हैं। तो आयोडीन हमने पढ़ा है, आयोडीन जो है टायरोसिन पर या तो एक लगते हैं या दो लगते हैं। तो मैं यहाँ पर दो लगा के दिखा रहा हूँ। अब मान लो कहीं पर एक लगते हैं तो ये हटा सकते हो, ये हटा सकते हो। थायराइड हार्मोन में हमने पढ़ा था कि थायरोसिन जो होता है जब उसके अमीनो अम्ल सारे टूट जाते हैं और थायरोसिन बचता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो बाहर के जो थायराइड पुट्टक होते हैं उनमें जो आयोडीन भरा हुआ होता है वो थायरोसिन पर आके लग जाता है। या तो वहां पर एक लग जाते हैं या वहां पर दो लग जाते हैं। अगर एक की कंडीशन होती है तो मान लो यहाँ पर ये वाला लग गया या फिर ये वाला लग गया। अगर दोनों लगते हैं तो यहाँ पर ये दोनों लग जाते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर दो आयोडीन जोड़ दिए तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं डाई आइडोटायरोसिन। अब इसी तरह से दूसरा टायरोसिन है जो आइडो समूह वाला युक्त है, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और आइडो टायरोनिन बना लेते हैं, यानी T3 और T4 बना लेते हैं। तो ये तो काफी आसान था। आइडोथायरोनिन में क्या है, इसके नाम से भी चल रहा है थायरोनिन यानी थायरोसिन। तो थायरोसिन में आइडो समूह और जुड़े हुए हैं तो उनको हम कह देते हैं आइडोथायरोसिन। तो जब आइडोथायरोसिन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बना लेते हैं या तो T3 या फिर T4 और इनको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। यानी आइडोथायरोनिन में कौन आ जाता है, थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर हमारे जो लिपिड सोल्यूबल है वसा में घुलनशील हैं उनके जो मेनली होते हैं सभी हमने कर लिए हैं, दो होते हैं, एक तो स्टीरॉयड एक आइडोथायरोनिन। तो हम यहाँ पर वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हमने। वसा घुलनशील के बारे में पढ़ा है, अभी हमने जल घुलनशील के बारे में नहीं पढ़ा है। तो वसा घुलनशील में हमने दो पढ़े हैं कैटेगरी, एक तो वैसे बहुत सारी होती है और भी, लेकिन मेनली जो होती है वो दो ही होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा स्टीरॉइड्स के बारे में। स्टीरॉइड्स का जो जन्मदाता होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का रासायनिक परिवर्तन होकर स्टीरॉइड बनता है। स्टीरॉइड की संरचना कुछ इस तरह की होती है, दो नीचे कमरे होते हैं, दो ऊपर होते हैं, उनमें जो ऊपर वाला कमरा होता है वो एक छोटा होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टीरॉइड के एग्जाम्पल दो होते हैं, एक तो सेक्स हार्मोन सारे जो हैं वो हो जाते हैं और दूसरा हो जाता है हमारा जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसका जो कोर्टेक्स पार्ट है उससे निकलने वाले सभी हार्मोन। तो यहाँ पर केवल छोटू सा टॉपिक था स्टीरॉइड। उसके बाद में अगला है आइडोथायरोनिन। तो यहाँ पर हमने थायरोसिन है उसके साथ, यानी इसका जन्मदाता थायरोसिन है तो उसके साथ आयोडीन जोड़ देते हैं। ये सभी आपको पता है थायरोसिन से कैसे बनता है थायरोनिन या फिर आइडोथायरोनिन।
तो ये सभी आपको पता है थायरोसिन कैसे बनाता है T3 और T4 हार्मोन। अगर आपको नहीं पता है, हमारी थायराइड ग्रंथि वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो उसमें हमने T3 और T4 हार्मोन का पूरा स्ट्रक्चर बना के बता रहा है, कैसे बना रखा है वो थायरोसिन कैसे कैसे बनाता है। तो यहाँ पर हम आइडोथायरोनिन बना देते हैं। आइडोथायरोनिन में जो एमीन समूह है वो तो सेम ही होता है सब में, और नीचे थायरोसिन में यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर और जुड़ी होती हैं, और उसके साथ आ जाता है आइडो, यानी आयोडीन समूह जो है वो जुड़ जाता है। अब इसी तरह से एक ये बन गया टायरोसिन यानी आइडोटायरोसिन, तो और दूसरा आइडोटायरोसिन है वो भी आपस में जुड़ जाता है और बना लेता है आइडोथायरोनिन। या तो आइडोथायरोनिन होते हैं T3 या फिर T4, यानी टोटल अगर हम मिलाकर बात करें तो वो जाते हैं थायराइड हार्मोन। तो यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टीरॉइड्स में आते हैं सेक्स हार्मोन, और अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसका कोर्टेक्स पार्ट में जितने भी हार्मोन निकलते हैं, और उसके अलावा दूसरा जो आइडोथायरोनिन पढ़ा उसमें आते हैं सभी थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल हैं, वसा घुलनशील हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब चलिए अगला पढ़ लेते हैं जल घुलनशील। तो अगला है जल घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में सबसे पहले हम लेते हैं एमीन हार्मोन। तो इसमें जुड़ा हुआ, इसके नाम से ही पता चल रहा है एमीन हार्मोन, यानी एमीन जो ग्रुप है वो जुड़ा होगा। और अभी हमने बताया एमीन जो भी हार्मोन होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, NH2COH और उसके बाद में H। तो ये जो एमीन समूह है ये तो सभी में पाया जाता है, जो भी एमीन हार्मोन होते हैं उनमें। तो पिछला जो टायरोसिन है वो भी एक प्रकार का एमीन हार्मोन है, लेकिन वो वसा सोल्यूबल क्यों हो जाता है, यानी जो लिपिड सोल्यूबल है वो क्यों हो जाता है। इसमें मैं एक बात बताना भूल गया आपको, इसमें आपको याद रखना है जो थायरोसिन है उसमें ये ऊपर वाला तो पाया जाता है, यानी एमीन समूह जो है वो पाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि इसमें COOH जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम बात करें आगे की, तो पहले हम जल घुलनशील के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर इसका भी जो प्रिकर्सर होगा यानी जनक होगा वो भी क्या होगा, थायरोसिन होगा। इसकी स्ट्रक्चर से आपको पता होगा, ये थायरोसिन हमने बना लिया है। अब ये थायरोसिन ही लिपिड सोल्यूबल बनाता है यानी आइडोथायरोनिन बनाता है, और एमीन हार्मोन है यानी वाटर सोल्यूबल है वो भी यही बनाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो ये जो एमीन हार्मोन होते हैं इसमें होता क्या है, यहाँ से ये टूट जाता है, COO बाहर निकल जाता है यानी CO2 बाहर निकल जाती है, और ये H है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसमें आपको समझ में आया, इस समूह के कारण COOH के कारण ये वसा में घुलनशील होता है। अगर COOH नहीं पाया जाता है तो ये वसा में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में घुलनशील होता है। तो वैसे तो ये सेम टू सेम लग रहे होंगे, लेकिन सेम टू सेम होते नहीं हैं। आइडोथायरोनिन में होता क्या है, वहां पर COOH नहीं अटते हैं और वहां पर उल्टा आयोडीन लगते हैं। और यहाँ पर एमीन हार्मोन है, इसमें ना तो आयोडीन लग रहे हैं और ना कुछ और लग रहा है, इसमें CO2 है वो बाहर निकल रही है। तो इसके जो केमिकल नेचर है वो काफी डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण ये वसा में घुलनशील नहीं होती है और ये जल में घुलनशील होती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो COOH समूह है उसके कारण कोई भी हार्मोन है वो वसा में घुलनशील होता है, और यदि वो नहीं पाया जाता है तो वो जल में घुलनशील है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होंगे एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन और डोपामीन। तो इसमें आपको याद रखना है एमीन हार्मोन में CO2 बाहर निकल जाता है यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, और उसके अलावा OH समूह यहाँ पर जुड़ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि जब बेंजीन रिंग में यहाँ पर OH पाया जाता है, हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, और उसके अलावा जो ऑर्थो पोजीशन होती है यानी ये वाली या फिर ये वाली, इस पर यदि OH जुड़ा हुआ होता है तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सी समूह है और उसके अलावा यहाँ पर साइड में बिल्कुल यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है, यानी यहाँ पर कॉर्टिसोल रिंग बन रही है। अब आप पूछे कि OH कहाँ से आता है, तो ये आ जाता है कहीं से भी, जैसे आयोडीन आता है वहाँ से,
वो जो पुट्टक होते हैं वहां से आ जाता है। इसी तरह से OH है वो भी कहीं से आ जाता होगा और इस हार्मोन में जुड़ जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। उसके बाद में बनता है एमीन हार्मोन। अब इनमें थोड़ी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है और उसके बाद में बनता है एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन और डोपामीन। यानी ये जो तीनों हार्मोन हैं इनमें कॉर्टिसोल रिंग पाई जाती है। यानी ये जो बेंजीन रिंग है और उसके बाद में एक हाइड्रोक्सी समूह और दूसरा ऑर्थो पोजीशन पर एक और हाइड्रोक्सी समूह, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल रिंग। यानी इन तीनों हार्मोन में ये कॉर्टिसोल रिंग पाई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टिकोलामीन। यानी एमीन समूह पाया जा रहा है, ये ऊपर वाला जो समूह है ये पाया जा रहा है और उसके साथ ही कॉर्टिसोल जो रिंग है वो भी पाई जा रही है। तो इन तीनों हार्मोन को हम कह देते हैं कॉर्टिसोलामीन। अब ये केवल एमीन जो हार्मोन होते हैं उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर केवल कॉर्टिकोलामीन के बारे में ही बताया है क्योंकि यही हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। एड्रिनल, नॉन एड्रिनलिन, डोपामीन, इनके बारे में पढ़ते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो हिस्टामीन भी पाया जाता है। हिस्टामीन किससे बनता है? हिस्टाडीन से। हिस्टाडीन से हिस्टामीन बन जाता है। ये भी एक क्या है? एमीन हार्मोन है। उसके अलावा ट्रिप्टोफेन से बन जाता है मिलेटो। यहाँ पर मिलेटो मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ। ये होती है मेलेटोनिन। उसके अलावा एक और होता है सीरोटोनिन। तो आप सभी को पता है ये मेरी स्पेलिंग, इसी तरह से आप इसी में मिलान कर लीजिए। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वैसे ही आपको एडिशन में बता दी गई है कि आप इन्हें याद रख सकते हैं। वैसे तो एमीन हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉर्टिसोलामीन, यानी एमीन समूह भी पाया जाता है और कॉर्टिसोल रिंग भी पाई जाती है। वो होते हैं एमीन हार्मोन, जैसे एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन और डोपामीन। तो यहाँ पर केवल एक ही हमने पढ़ी है एमीन हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो भी कंप्लीट होते हैं। तो हमने लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा हम तीसरे प्रकार में और बांट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पेप्टाइड, तो ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया पेप्टाइड और प्रोटीन। अब ये सभी आपको पता है पेप्टाइड और प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन का जो डाइजेशन हो जाता है, यानी अब हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में बदल जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन और पेप्टाइड किसे कहते हैं। तो पेप्टाइड तो हमने पढ़ा 1 से 49 जो एमिनो अम्ल होते हैं। अब ये सभी आपको पता है एमिनो अम्ल। प्रोटीन की जो छोटी छोटी इकाई होती है जो बनी हुई होती है प्रोटीन, उसको हम कहते हैं एमिनो अम्ल। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी प्रोटीन बनाकर दिखाएं, प्रोटीन तो नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। ये मान लो कोई भी, ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं पॉइंट, ये तो मान लो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम कह देते हैं सम्मिलित रूप से पेप्टाइड। क्योंकि ये 1 से 49 एमिनो अम्ल हैं। यानी कितने एमिनो? 1 2 3 4 5 6 एमिनो अम्ल हैं। इसका मतलब ये है पेप्टाइड। प्रोटीन कब कहते हैं इसमें? प्रोटीन तब कहते हैं जब 50 एमिनो अम्ल या 50 से ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर हम प्रोटीन नहीं बना सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जब 50 बना देंगे तो यहाँ पर हमने ये केवल पेप्टाइड बनाया है। ये केवल आपको समझाने के लिए है कि पेप्टाइड जो है वो 1 से 49 एमिनो अम्ल होते हैं और यदि 50 या 50 एमिनो अम्ल से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब पेप्टाइड और प्रोटीन में कौन कौन आएगा? तो जो भी वाटर सोल्यूबल में नहीं आए, वसा सोल्यूबल यानी लिपिड सोल्यूबल में नहीं आए, वसा घुलनशील में नहीं आए, वो सभी आएंगे पेप्टाइड और प्रोटीन में। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम जैसे भी सारी अंतःस्रावी ग्रंथि ले लेते हैं तो सबसे ऊपर होती है हमारी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेशन होती है वो नहीं आई, तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है उससे जो सीक्रेशन होगी
वो होगी प्रोटीन और पेप्टाइड। उसके अलावा नीचे चलो थोड़ी, पीयूष ग्रंथि, वो भी नहीं आई, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी पेप्टाइड और प्रोटीन में आ जाएगी। उसके बाद में चलते हैं नीचे, यानी पीछे थोड़ा, तो यहाँ पर हमारी पिनियल ग्रंथि होती है। तो पिनियल ग्रंथि अभी हमने पढ़ लिया मेलेटोनिन होता है। अभी तो हमने पढ़ा कि पिनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन निकलता है। मेलेटोनिन जो है वो एक होता है वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल आ चुका है, तो इसमें हम पेप्टाइड और प्रोटीन नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलो तो हमारी आती है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि भी अभी हमने पढ़ लिया, आइडोथायरोनिन में आता है T3 T4 हार्मोन। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलो तो यहाँ पर आती है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो भी किस में आती है, पेप्टाइड और प्रोटीन में। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलो तो यहाँ पर हमारे हार्ट के ऊपर आती है थैलेमस, सॉरी थाइमस ग्रंथि भी इसके अंतर्गत आती है। और उसके नीचे अगर हम बात करें तो उसके नीचे जो वृक्कक हैं, किडनी है, अधिवृक्क ग्रंथि, वो भी आ चुकी हैं। उसके अलावा जो अग्नाशय ग्रंथि है वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी पेप्टाइड और प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और कौन सी ग्रंथि बची, और लगभग सारी हो गई, अधिवृक्क हो गई, तो मतलब सभी हो गई। और जो जो भी वाटर सोल्यूबल में नहीं आते हैं, लिपिड सोल्यूबल में नहीं आते हैं, वो आते हैं पेप्टाइड और प्रोटीन में, जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष, पैराथायराइड, थाइमस और अग्नाशय। तो यहाँ पर हमारा जो हार्मोन का रासायनिक वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अभी मत जाओ, अभी तो हमें हार्मोन का एक्शन भी पढ़ना है, यानी ये हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं, लिपिड सोल्यूबल कैसे कार्य करता है और वाटर सोल्यूबल कैसे कार्य करता है, और प्रोटीन और पेप्टाइड बताने की जरूरत नहीं है। तो लिपिड सोल्यूबल में क्या होता है, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ये मान लो हमने ब्लड वेसल बना ली, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो हार्मोन होता है वो हमेशा ब्लड वेसल में घूमता है और फिर किसी भी सेल में आ जाता है। तो यहाँ पर ये मान लो हमने सेल बना ली है, तो ये मान लो ये सेल में घुस गया है, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर यहाँ पर ये हार्मोन पाया जाता है, तो ये इस तरह से किसी भी कोशिका के अंदर प्रविष्ट होता है। तो ये मान लो हमने लिपिड सोल्यूबल हार्मोन ले लिया है, यानी वसा में घुलनशील हार्मोन ले लिया है। तो अब एक बात बताओ कि ये जो कोशिका होती है हमारे शरीर की, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें, किससे बनी होती है ये बाहर की मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है लिपिड की, क्योंकि हमको पता है कोई भी हमारी कोशिका है तो वो उसकी जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। अगर आप सोच रहे हैं सेलुलोज की, तो सेलुलोज की नहीं होती है, वो किसकी होती है, प्लांट में होती है, यानी जो पादप कोशिका होती है उनमें जो बाहर की लेयर होती है वो बनी होती है उसकी सेलुलोज की। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड की, यानी वसा की। तो अब ये जो हार्मोन है ये कैसा है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, यानी वसा में घुल सकता है। तो अब आप एक बात बताइए, इसमें हम समझ सकते हैं ये जो हार्मोन है ये सीधा इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो लेयर है वो भी लिपिड की, और ये जो हार्मोन है ये है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, यानी वसा में घुलनशील हार्मोन। तो ये जो लिपिड की लेयर है ये इसको अंदर आ जाने देती है। जैसे अगर हम समझे तो यहाँ पर भाई भतीजावाद होता है, जैसे ये भी लिपिड है और ये भी इसी कैटेगरी का है, यानी लिपिड सोल्यूबल है, तो ये इसके अंदर आ जाने देती है। जबकि वाटर सोल्यूबल में ऐसा नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हार्मोन है अब ये अंदर आ चुके हैं, अब अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमको पता है कोई भी हार्मोन होता है वो जब रिसेप्टर मिलते हैं तभी वो काम करता है। तो यहाँ पर इसके जो रिसेप्टर हैं वो जीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं, यहाँ पर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसमें भी पाए जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक में भी पाए जा सकते हैं, या फिर इनका जो बाहर की मेम्ब्रेन है इस पर भी पाए जा सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसके जो रिसेप्टर हैं वो किसी मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है यहाँ पर इसके रिसेप्टर लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके रिसेप्टर बाहर जो द्रव्य है उसमें भी तैरते हो सकते हैं, यानी इस हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो इसमें भी हो सकते हैं, जीवद्रव्य में, इसके अंदर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उस पर भी हो सकते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये चला जाता है बिल्कुल अंदर न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर इससे अपना रिसेप्टर मिल जाता है। जैसे ये इसका रिसेप्टर है और ये इसके रिसेप्टर पर आकर जो लगता है तो यहाँ पर वह अपना एक्शन दिखाने लग जाता है।
यानी अपना कार्य करने लग जाता है। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, ये मान लो डीएनए है, अब इसके अंदर कुछ परिवर्तन कर देता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो हार्मोन है वो कोशिका के अंदर परिवर्तन करता है, और यदि उसे परिवर्तन करना है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को चेंज करेगा। और प्रोटीन चेंज कहाँ से होगा, डीएनए से होगा। तो यहाँ पर ये डीएनए में कुछ परिवर्तन कर देगा, या तो डीएनए कोई सुप्तावस्था में है यानी निष्क्रिय डीएनए है तो उसको सक्रिय कर देता है, या फिर नया डीएनए बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर डीएनए में कुछ छेड़छाड़ करता है, और डीएनए से बनते हैं आरएनए, और आरएनए से हमको पता है प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उनमें भी वो चेंजेस आ गए, और प्रोटीन हमको पता है पूरी कोशिका में कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये वसा सोल्यूबल आए, ये जो वसा में जो घुलनशील है वो आए, और यहाँ पर डीएनए में चेंज किया, फिर आरएनए में चेंज हुआ उससे, क्योंकि आरएनए भी डीएनए बनता है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं उनमें चेंजेस हो गया, और पूरी कोशिका का जो कार्य है वो चेंज जो करना है वो हो जाता है। और अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं, सेकंड है वाटर सोल्यूबल। तो इसमें क्या होता है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन भी है, वाटर सोल्यूबल भी एक हार्मोन है। तो ये भी किसके अंदर होगा, ब्लड वेसल के अंदर होगा, और यहाँ पर हम मान लो कोशिका बना देते हैं, ये मान लो हमारी कोशिका है। अब इसमें होता क्या है, इसके जो हार्मोन है, यहाँ पर इसके हार्मोन है, अब ये अंदर जा रहे हैं, और ये है एक वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो बाहर की लिपिड लेयर है ये इसको अंदर नहीं आने देगी, ये इसको रोकेगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जब ये लेयर पर आती है तो इसको जो रिसेप्टर है वो यहीं पर मिल जाते हैं। जैसे ये मान लो इसके रिसेप्टर हो गए, और ये मान लो हमारा हार्मोन आ रहा है, ये मान लो हमारा हार्मोन आ रहा है, और ये इसके रिसेप्टर मिल गए हैं। और ये रिसेप्टर कहाँ पर मिल जाते हैं, इस मेम्ब्रेन पर मिल जाते हैं, और जब ये आता है तो इसमें लग जाता है और अपना कार्य करने लग जाता है। अब ये कार्य कैसे करेगा, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर मिल जाते हैं, और ये जो इससे सिक्रेशन होता है वो सीधे अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं, और वो लिपिड की जो लेयर है उसको पार कर जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैसेंजर हैं, यहाँ पर हमको पता है हार्मोनिक केमिकल मैसेंजर होते हैं, तो ये जो मैसेंजर है इनको तो हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। और फिर उसके आगे ये जो हार्मोन है इसको हम स्टार से दर्शा देते हैं, तो ये जो हार्मोन है जो इसमें अंदर जा रहे हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं, यहाँ पर जो इनएक्टिव प्रोटीन पाए जाते हैं उनको एक्टिव में बदल देता है। यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, इसके जीवद्रव्य में जो इनएक्टिव प्रोटीन पाए जाते हैं उनको ही एक्टिव कर देता है। तो ये समझ में आया कि वाटर सोल्यूबल और जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो कैसे काम करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम आयन हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरे पेन से, ये हो सकते हैं कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन हो सकते हैं। उसके अलावा CAMP का मतलब क्या होता है, ये जो AMP है इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। हमें पता है ATP यानी एडेनिन ट्राईफास्फेट, तो उससे हम जब 2 फास्फेट निकाल लेते हैं, 1 फास्फेट निकाल लेते हैं तो एडेनिन डाईफास्फेट बन जाता है, एक और निकाल लेते हैं तो उससे बन जाता है एडेनिन मोनोफास्फेट, एडेनिन मोनोफास्फेट। तो जब एडेनिन मोनोफास्फेट जो है वो सर्किल के रूप में होता है तो उसे हम कहते हैं, यानी आपस में जुड़ जुड़कर सर्किल बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं CAMP। उसी तरह से CGMP भी होता है, यानी यहाँ पर तो लिया है हमने सर्किल ये एडेनिन मोनोफास्फेट, और यहाँ पर हम ले सकते हैं सर्किल ग्वानोसिन, एडेनिन की जगह ग्वानोसिन, सर्किल ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। उसके अलावा IP3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं बोर्ड वगैरह के उनमें ये नहीं पूछा जाता, जो बड़े एग्जाम होते हैं नीट वगैरह के उनमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो दिए होंगे इनमें से, और एक ऑप्शन जो है वो बाहर से दिया हुआ होगा। तो ये 3 हमारी किताब में दिए हुए हैं, ये वाले 3, और ये यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में जोड़ दिया ताकि आप आ भी जाए तो थोड़ा याद रहे तो सही हो जाए। तो इसमें ये 3 अपनी किताब में दिए हुए हैं, तो ये 3 मिल सकते हैं और एक बाहर से मिल सकता है। तो इसमें पूछेगा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, तो वहां पर आपको उस पर टिक करना है।
तो यहाँ पर हमारा जो हार्मोन का केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल का हमने रासायनिक संगठन के आधार पर उनका जो वर्गीकरण पढ़ा है, उनके कार्य पढ़े हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।